Hello everyone, welcome back. We just completed the topic vapor pressure. Now continuing this vapor pressure concept, we will apply the concept of vapor pressure on two more types of solutions, that is liquid solutions and solid liquid solution. बेसिक आइडिया आप समझिए, हमारा एक्चुअल आइडिया क्या है। अगर मैं इथेनॉल को और वाटर को मिक्स करता हूं तो इथेनॉल एक वॉलेटाइल लिक्विड है, वाटर भी एक वॉलेटाइल लिक्विड है। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर भी वेपर बनाएगा और इथेनॉल भी वेपर बनाएगा, दोनों सब्सटेंसेस वेपर बनाएंगे। तो उनका वेपर प्रेशर कितना होगा, या फिर जब मैं वाटर में शुगर ऐड करूंगा तो शुगर तो वेपर नहीं बनाएगी लेकिन वाटर वेपर बनाएगा, तो वेपर प्रेशर कितना होगा, दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड। इन दोनों ही कंडीशंस को, इथेनॉल में वाटर या वाटर में इथेनॉल, व्हाटएवर, लिक्विड और शुगर इन वाटर, दोनों कंडीशंस में वेपर प्रेशर्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ आपका बहुत सिंपल लॉ है, एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। वो ये कहता है कि जब आप किसी भी दो वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को या तीन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस को या एक वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को, आप किसी भी सब्सटेंस को अगर मिक्स करोगे ना, तो मिक्स करने के बाद कौन सा सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कितना होगा। आपने दो लिक्विड मिक्स किए, ए और बी, तो ए का वेपर प्रेशर कितना होगा और बी का वेपर प्रेशर कितना होगा। ये राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि ए का वेपर प्रेशर होगा प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन और बी का वेपर प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर मिक्सचर के अंदर तीन सब्सटेंस प्रेजेंट हैं जो तीनों वॉलेटाइल हैं, हमारे सिलेबस में तो बाइनरी सॉल्यूशंस ही हैं, बट जस्ट थिंक कि अगर हमारे पास एक बीकर में लिक्विड ए, लिक्विड बी और लिक्विड सी तीनों हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली तीनों वेपर बनाएंगे। तो राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे डिपेंड करेगा, जो बी का वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे डिपेंड करेगा, और जो सी का वेपर प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पे डिपेंड करेगा। दिस इज राउल्ट्स लॉ। सपोज हमने शुगर को वाटर में मिक्स किया, शुगर को वाटर में मिक्स किया तो शुगर तो वेपर नहीं बनाती, वेपर कौन बनाता है, वाटर। तो वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा, इट विल डिपेंड ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यानी क्वांटिटी ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर पे डिपेंड करेगा। सिंपल, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर in solution state depends on its mole fraction। तो एक बात आप बहुत क्लियर समझ लो, आपके पास दो और तीन अलग अलग राउल्ट्स लॉ नहीं है। लिक्विड सॉल्यूशन का राउल्ट्स लॉ अलग, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का राउल्ट्स लॉ अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राउल्ट्स लॉ एक ही है, हम उसको दो बार अप्लाई करेंगे, एक बार लिक्विड पे और एक बार सॉलिड लिक्विड पे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लिक्विड सॉल्यूशंस। राउल्ट्स लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं ऑन द लिक्विड सॉल्यूशन। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट जो वेपर बना सकता है। अगर शुगर वाटर को मिक्स किया होता सपोज, तो फिर वेपर कौन बनाता, ओनली वाटर। इथेनॉल वाटर को मिक्स किया होता तो वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन होता, इथेनॉल ऑल्सो, वाटर ऑल्सो। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट इन अ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mole fraction of that component in the solution. So I will write vapor pressure
of liquid is directly proportional to mole fraction of that liquid. ठीक है, ये राउल्स लॉ है। अब हम एक कंडीशन डिस्कस करते हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की कंडीशन। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस इज आई हैव टेकन अ बीकर एंड आई हैव कवर्ड इट सो दैट द प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, नाउ दिस लिक्विड ए, its entire surface of the liquid will be occupied only one type of molecule. कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे ये? लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स। रिमेंबर प्रीवियस टॉपिक वेपर प्रेशर में मैंने आपको बताया था कि वेपर्स आर फॉर्म्ड ओनली एंड ओनली बाय मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। तो हमने लिया है लिक्विड ए, सपोज उसके लिए हमने Na मोल्स, स्मॉल Na moles of liquid A I have taken. Na moles of liquid A I have taken. So what I observe is vapor pressure, last topic discuss किया था, some molecules of A will convert into vapors. Because of that this liquid will be having some vapor pressure. अभी मुझे यहां राउल्स लॉ की जरूरत नहीं है, समझो ध्यान से। राउल्स लॉ कब लगता है? जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो प्योर लिक्विड है। तो इसका हमने वेपर प्रेशर ऑब्जर्व किया PA0। इस लिक्विड का जो भी वेपर प्रेशर आएगा हम उसको क्या बोलेंगे? PA0 बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा लिक्विड लिया B। दूसरे लिक्विड B में ऑब्वियसली जो पूरी सरफेस होगी, दिस एंटायर सरफेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सपोज इसकी क्वांटिटी हमने ली NB मोल्स, स्मॉल NB मोल्स, और यहां पे भी राउल्स लॉ रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों रिक्वायर्ड नहीं है? क्योंकि ये तो प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड B का जो वेपर प्रेशर है वो हमने ऑब्जर्व किया PB0। ठीक है, अब मैं दोनों लिक्विड्स को मिक्स कर देता हूं। दोनों लिक्विड्स को मैंने एक बीकर में मिक्स कर दिया। जब दोनों लिक्विड्स को मैंने एक बीकर में मिक्स किया तो ध्यान से समझो, सरफेस पे कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? व्हाट मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट ऑन सरफेस? ऑब्वियसली सम मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड सम मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। ये कुछ बी के मॉलिक्यूल्स और ये ए के मॉलिक्यूल्स। और जो वॉलेटाइल कंपोनेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं वो वेपर बनाते हैं। इसका मतलब ए के मॉलिक्यूल्स भी वेपर बनाएंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी वेपर बनाएंगे। ये ए के मॉलिक्यूल्स ने वेपर बनाया और ये बी के मॉलिक्यूल्स ने वेपर बनाया। माय क्वेश्चन इज, ए यहां पे वेपर बना रहा है तो उसका वेपर प्रेशर है PA0। बी यहां पे प्योर है और बी वेपर बना रहा है, उसका प्रेशर है PB0। माय सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन इज, तो जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या ए की वेपर सेम क्वांटिटी में बनेगी जितनी पहले फॉर्म हुई थी? बी की क्या सेम वेपर फॉर्म होगी जितनी पहले फॉर्म हुई थी? इन अदर वर्ड्स मैं आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं कि इस ए और बी को मिक्स करने के बाद क्या ए का वेपर प्रेशर सेम रहेगा PA0 और बी का वेपर प्रेशर क्या सेम रहेगा PB0? क्या ए और बी के वेपर प्रेशर में कोई चेंज आएगा या ये सेम रहेगा? दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका आंसर ये डायग्राम बताएगा। ये डायग्राम आपको क्या बता रहा है कि अभी पूरी सरफेस पे ए नहीं है, पार्शियली ए प्रेजेंट है, और पूरी सरफेस पे बी भी प्रेजेंट नहीं है, पार्शियली बी प्रेजेंट है। इसका मतलब ए वेपर बनाएगा लेकिन पहले से कम, बी भी वेपर बनाएगा लेकिन पहले से कम।
तो अब जो नया ए का प्रेशर होगा दैट इज पी ए, पहले था पी ए नॉट, अब बी का प्रेशर होगा पी बी, राइट, पहले था पी बी नॉट। अब मुझे यह पता करना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी ए एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी बी। फॉर दिस कंडीशन आई नीड द राउल्ट्स लॉ। आया समझ में? ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? सिंपल, पीए का वैल्यू यानी ए का वेपर प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बी का वेपर प्रेशर पीबी विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अप्लाइंग द राउल्ट्स लॉ। ठीक है, सो ऑन अप्लाइंग द राउल्ट्स लॉ वी कैन राइट PA is proportional to mole fraction of A in solution and PB is proportional to mole fraction of B in the solution. That is Raoult's law. Mole fraction of any volatile component, vapor pressure of any volatile component is proportional to the mole fraction of that component. Vapor pressure of B will be proportional to the mole fraction of the B. ठीक है, इतना ही लॉजिक है ना। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा PA is equal to K into XA. Here K is the proportionality constant. ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने लिखा when A is pure, when A is pure then PA is equal to PA नॉट। अगर मैं सॉल्यूशन नहीं बनाता हूं, अगर मैं प्योर लिक्विड लेता हूं A, तो प्योर लिक्विड A लेने के बाद उसका वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नॉट। वेपर प्रेशर कितना होगा? PA नॉट। और उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1। 1 कैसे होगा? XA is equal to NA upon Na plus NB. Mole fraction of A is equal to individual moles divided by total moles. तो Na divided by Na plus NB, लेकिन B तो है नहीं, मैंने तो प्योर A लिया है। If when A is pure, तो B के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे? 0। अगर B के मोल फ्रैक्शन 0 हो गए तो X से क्या हो जाएगा? 1। तो जब आप प्योर ए लेते हो तो उसका मोल फ्रैक्शन होता है 1 और हमने प्रेशर कितना ऑब्जर्व किया? PA नॉट। तो वी कैन राइट ऑन द प्लेस ऑफ PA वी कैन राइट PA नॉट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू 1। XA का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो प्योर लिक्विड के बेसिस पे हमें पता चला कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो कितना होगा? K इज इक्वल टू PA नॉट। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PA is equal to PA not XA and PB is equal to PB not XB. समझ में आया ना? सिंपल है। राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते ही मैंने आपसे क्या क्वेश्चन रखा था? जब A और B को मिक्स कर देंगे तो A का वेपर प्रेशर कितना होगा और B का वेपर प्रेशर कितना होगा? ये दैट वाज द क्वेश्चन। तो आंसर क्या आया? A का मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करेगा? A का वेपर प्रेशर कितना होगा और B का वेपर प्रेशर कितना होगा? दैट्स द क्वेश्चन। तो A का वेपर प्रेशर जो होगा वो A के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा,
बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। हमने लिखा पीए इज इक्वल टू के इंटू एक्स ए, के इज अ कांस्टेंट। के का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने अज्यूम किया सपोज लिक्विड प्योर होता, सपोज लिक्विड प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर होगा पीए नॉट और उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू 1। नाउ एक्स ए इज इक्वल टू 1 देन पीए इज इक्वल टू पीए नॉट, तो के का वैल्यू कितना है पीए नॉट। सिमिलरली यहां पे के का वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा पीबी इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी। यहां पे के का वैल्यू कितना आएगा पीबी नॉट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can write PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XB। यही राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन है। ये जो एक्सप्रेशन आया ना यही राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन है। नाउ सपोज आई हैव गॉट द प्रेशर ऑफ A and I have got the pressure of B also। यहां पे बन रहा था वेपर्स ऑफ A, यहां बन रहा था वेपर्स ऑफ B, यहां पे बन रहा है वेपर्स ऑफ A एंड B। तो एक ही वेपर का प्रेशर कितना होगा पीए नॉट एक्स ए। पीए नॉट का मतलब क्या है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। बी का वेपर प्रेशर कितना होगा पीबी नॉट एक्स बी। पीबी नॉट का मतलब क्या है वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द प्योर स्टेट। सो नाउ आई वांट टू फाइंड द टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर P total is equal to PA naught XA, sorry, PA plus PB from Dalton's law. What is Dalton's law of partial pressure? What does the Dalton's law of partial pressure say? Dalton's का लॉ ये कहता है ना कि टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट गैसेस। जितनी भी गैसेस हैं उनके इंडिविजुअल प्रेशर्स को ऐड कर दो, जितनी भी गैसेस हैं उनके इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करोगे तो टोटल प्रेशर मिलेगा। इसका मतलब यहां पे टोटल प्रेशर कितना होगा, यहां पे टोटल प्रेशर होगा PA प्लस PB। तो P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P total is equal to PA की जगह लिखते हैं PA नॉट XA और PB की जगह पे लिखते हैं PB नॉट XB। ठीक है, तो A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हमें पता है PA नॉट, बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हमें पता है PB नॉट। सपोज हमने दोनों के 1-1 मोल ऐड किए, कितने ऐड किए 1-1 मोल। अगर मैं दोनों का 1-1 मोल ऐड करता हूं तो बताइए दोनों का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। सिंपल, मोल फ्रैक्शन क्या होता है इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल। दोनों का 1-1 मोल ऐड किया तो टोटल मोल्स कितने हो गए 2, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इंडिविजुअल मोल 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल 2 यानी 0.5। तो सपोज मोल फ्रैक्शन है 0.5। ए का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर हमें नोन है, बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर नोन है, तो हम टोटल वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। सपोज आपको दोनों कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन नहीं पता है, किसी एक ही कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको पता है सपोज, तो क्या करेंगे सम ऑफ मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इज इक्वल टू 1।
XA plus XB is equal to 1. So XA is equal to 1 minus XB. यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. P total is equal to PA naught. XA की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 माइनस XB और PB नॉट XB. फर्दर सॉल्व करो. सॉल्व द ब्रैकेट. तो कितना आएगा? PA नॉट माइनस PA नॉट XB. इसको सॉल्व किया तो PA नॉट माइनस PA नॉट XB प्लस PB नॉट XB. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर केस XB is common, so I can write P total is equal to PA naught plus XB. XB कॉमन लिया, PB नॉट माइनस PA नॉट. Right? So we can say by using the Raoult's law, we can find the mole fraction even by using the mole fraction of any one component. ठीक है, आया समझ में? अब हम करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ किसका प्लॉट कर रहे हैं? ऑब्वियसली PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XB. PA is equal to PA naught XA and PB is equal to PB naught XC. आप इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करो. Y is equal to mx plus c. Y is equal to mx plus c. प्लस c मतलब इंटरसेप्ट तो जीरो होगा. इंटरसेप्ट जीरो होगा मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा. ठीक है. इस y एक्सिस पे वी आर टेकिंग वेपर प्रेशर ऑफ A. अभी मैंने लिया है प्योर A. प्योर A का मतलब XA इज इक्वल टू 1. प्योर A लिया. अगर मैं प्योर A लूंगा तो XA इज इक्वल टू 1 और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 होता है. अगर XA 1 है तो XB कितना हो जाएगा? 0. इन अदर वर्ड्स अगर मैंने प्योर A लिया है तो B तो प्रेजेंट ही नहीं है और अगर B प्रेजेंट नहीं है तो B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, व्हेन XA इज इक्वल टू 1, when XA is equal to 1, PA is equal to PA naught. When XA is equal to 1, PA is equal to PA naught, तो हमें जो भी प्रेशर ऑब्जर्व होगा वो PA naught होगा. ठीक है. See on the other side, here I am plotting on the y-axis is the vapor pressure of B. Now I am taking XB is equal to 1, यानी प्योर B लिया है. अगर प्योर B लेंगे तो XB is equal to 1 और XA is equal to 0. तो A का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0. और B का वेपर प्रेशर कितना होगा? देखो PB इज इक्वल टू PB नॉट XB होता है ना. PB इज इक्वल टू B का वेपर प्रेशर कितना होगा?
PB नॉट इंटू XB, लेकिन XB इज इक्वल टू 1. इफ XB इज इक्वल टू 1, then PB is equal to PB naught. If XB is equal to 1, then PB is equal to PB naught. In other words, जब B प्योर होता है तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता है? PB naught. PB naught. अच्छा, इस ग्राफ को केयरफुली देख के मुझे एक बात बताओ कि ये PA नॉट और PB नॉट के जो लेवल्स अलग अलग ड्रॉ किए हैं, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इससे क्या शो होता है? ठीक है, बेसिकली डायरेक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन इससे ये आता है कि जब मैं A को प्योर लेता हूं तो वेपर प्रेशर ज्यादा है, और जब मैं B को प्योर स्टेट में लेता हूं तो वेपर प्रेशर थोड़ा कम है. इसका मतलब A इज मोर वॉलेटाइल एंड B इज लेस वॉलेटाइल. A इज मोर वॉलेटाइल इन प्योर स्टेट, मतलब A प्योर स्टेट में ज्यादा वेपर बनाता है, तो PA नॉट इज मोर. और B प्योर स्टेट में कम वेपर बनाता है, इसलिए PB नॉट इज लेस. मतलब ये ग्राफ अभी तक आपको सिर्फ इतना सा शो कर रहा है कि A इज मोर वॉलेटाइल एंड B इज लेस वॉलेटाइल. इससे ज्यादा कुछ शो नहीं कर रहा अभी तक ये ग्राफ. ठीक है, नाउ लिसन. अब मैं केयरफुली जो मेरा बीकर A है, इस बीकर A का प्रेशर कितना है? इस A का प्रेशर कितना है? PA नॉट. और इस कंडीशन में B का प्रेशर तो है ही नहीं, क्योंकि B प्रेजेंट ही नहीं है. अब इसमें हम थोड़ी क्वांटिटी में B ऐड करते हैं. जब आप थोड़ी क्वांटिटी में B ऐड करोगे तो B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा. एग्रीड. B का मोल फ्रैक्शन कितना था? 0, क्योंकि मैंने लिया था प्योर A. जैसे उसमें थोड़ा B ऐड किया तो B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा. अगर B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो B का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. PB इज इक्वल टू PB नॉट XB. लीनियरली जैसे जैसे मैं B ऐड करता जाऊंगा ना, यहां पे इसके अंदर प्योर A के अंदर B का प्रेशर कितना था? प्योर A के अंदर B का प्रेशर कितना था? प्योर A के अंदर B का प्रेशर कितना था? 0. ठीक है, अब थोड़ा B ऐड कर दिया. जब थोड़ा B ऐड किया तो B का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया. जब B का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? B का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा. ठीक है. नाउ वी आर कीप ऑन एडिंग B. Once you keep on adding B, the moles of B will keep on increasing. Once the moles of B will keep on increasing, the mole fraction of B will increase. तो B का ग्राफ लीनियरली इंक्रीज होगा. Now remember, XB is equal to NB divided by NA plus NB. Agreed? XB is equal to NB divided by NA plus NB. Now I have added huge quantity of B that A has become negligible. What I have done? Added huge quantity of B, so quantity of A has become negligible. Nearly 0. ठीक है, tends to 0. So XB will become nearly equal to 1. If XB become nearly equal to 1, then PB is equal to PB naught. PB is equal to PB naught. ठीक है, एक काम करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं और इस बार हम लेते हैं प्योर B. ठीक है, अगर मैंने प्योर B लिया, ये वाला सॉल्यूशन, अगर मैंने प्योर B लिया तो उसमें A का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0, क्योंकि प्योर B है, A तो प्रेजेंट ही नहीं है. A का मोल फ्रैक्शन अगर 0 है तो A का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0. So A mole fraction is 0,
So vapor pressure of A is also 0. अब हम इस बीकर में थोड़ी क्वांटिटी में A ऐड करते हैं। जब हम A ऐड करेंगे तो क्या होगा? जब हम A ऐड करेंगे तो A का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। A का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो A का वेपर प्रेशर बढ़ेगा। लीनियरली A का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज PA is equal to PA naught XA. Right? So what happened is, earlier it was pure B, so pressure was PB naught. B टोटल प्रेशर कितना था? PB नॉट। और A का प्रेशर कितना था? 0। A का प्रेशर 0 क्यों था? क्योंकि A प्रेजेंट ही नहीं है। अब इसमें हमने थोड़ा क्वांटिटी में ऐड किया A। जब इसमें थोड़ा क्वांटिटी में A ऐड किया तो A का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया। A का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया तो A का वेपर प्रेशर भी बढ़ने लगेगा और ये लीनियर ग्राफ बनेगा। नाउ स्लोली आई एम इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ ए। धीरे धीरे हम ए की क्वांटिटी को उसमें क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करते जा रहे हैं। जब ए की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है तो ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। Now there is a condition achieved. Again, XA is equal to NA divided by NA plus NB. XA is equal to NA divided by NA plus NB. XA is equal to NA divided by NA plus NB, and this time I have added huge quantity of A into B. Huge quantity of A is added into B. तो B की क्वांटिटी A के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगी। B की क्वांटिटी A के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो जाएगी तो दैट विल बिकम Na डिवाइड बाय Na, सो XA विल बिकम इक्वल टू 1, मतलब A का मोल फ्रैक्शन नियरली 1 हो जाएगा। और अगर A का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो PA इज इक्वल टू XA नॉट, PA इज इक्वल टू PA नॉट हो जाएगा। PA इज इक्वल टू PA नॉट। Now, just think of a condition. You are having neither pure A nor pure B. You are having a solution of A and B. If you are having a solution of A and B at any given composition, then what will be total pressure? Suppose यहां पर हम हैं, यहां पे A का मोल फ्रैक्शन है XA और B का मोल फ्रैक्शन है XB, मतलब थोड़ी क्वांटिटी A की प्रेजेंट है, थोड़ी क्वांटिटी B की प्रेजेंट है। तो ध्यान से देख के बताओ टोटल प्रेशर कितना होगा। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करना। ये जो ग्रीन लाइन है ये किसको शो कर रही है? A के प्रेशर को शो कर रही है। दिस इज द प्रेशर ऑफ A। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन है ये किसको शो कर रही है? प्रेशर ऑफ B। दिस इज द प्रेशर ऑफ B। इफ आई एम कॉलिंग दिस एज अ पॉइंट स्मॉल x, दिस इज y एंड दिस इज z। यहां पे A का मोल फ्रैक्शन है XA और B का मोल फ्रैक्शन है XB। तो ध्यान से ग्राफ को देख के मुझे बताओ, ग्राफ पे फोकस करो, पूरा ध्यान ग्राफ पे लगाओ और मुझे देख के ये बताओ कि A का प्रेशर कितना होगा। A का प्रेशर होगा XZ, A का प्रेशर कितना होगा? XZ। B का प्रेशर कितना होगा? XY। B का प्रेशर कितना होगा? XY। दिस मच। तो टोटल प्रेशर कितना होगा? टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू XY XZ। ये A का प्रेशर और ये B का प्रेशर, दोनों को ऐड कर दो।
टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इस कंडीशन में टोटल प्रेशर कितना आएगा, दिस मच। ठीक है। नाउ इफ आई टेक प्योर ए तो प्रेशर कितना होगा, पी ए नॉट। इफ आई टेक प्योर बी तो टोटल प्रेशर कितना होगा, पी बी नॉट। इफ आई टेक मिक्सचर तो टोटल प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पी बी। तो किसी भी पॉइंट पे मिक्सचर में अगर मुझे फाइंड करना है कि टोटल प्रेशर कितना होगा, तो मैं ग्राफ से फाइंड कर सकता हूं प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी। प्रेशर ऑफ ए इज एक्स जेड, प्रेशर ऑफ बी इज एक्स वाई। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, एक्स जेड प्लस एक्स वाई, दिस इज। तो ये जो लाइन बनेगी ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी को। ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी P टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। समझ में आया? तो ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। एंड द लास्ट पार्ट, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। सो राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, मतलब दो लिक्विड परफेक्टली मिसिबल होने चाहिए, नंबर वन। Number 2, delta H of mixing should be 0. Enthalpy of mixing should be 0. क्या मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग? इसका मतलब जब आप लिक्विड A में लिक्विड B मिक्स करोगे, सो हीट शुड नाइदर बी एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड। जब आप लिक्विड A में लिक्विड B मिक्स करोगे तो हीट एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं होना चाहिए। समझे? उस कंडीशन को हम कहेंगे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज 0। थर्ड, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज 0। व्हाट इज डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग? अगर दो लिक्विड मिलकर आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, एक लिक्विड लिया 10 ml, दूसरा लिया 20 ml, तो 10 ml प्लस 20 ml से टोटल कितना होना चाहिए, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है। इट शुड नॉट बी 29.5, इट शुड नॉट बी 30.5। दोनों को मिक्स करने के बाद परफेक्ट वॉल्यूम आना चाहिए 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। अगर हम देखते हैं कि फाइनल वॉल्यूम 30 से थोड़ा कम आया, 29 आया, 29.5 आया, तो हम कहेंगे डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इज नेगेटिव, मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर हम देखते हैं कि मिक्स करने के बाद वॉल्यूम आ रहा है 30.5, 30.5 मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम एक्सपेंशन हो गया, तो वो सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, वहां पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जब आप टोटल प्रेशर फाइंड करोगे, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर सॉल्यूशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग 0 नहीं है, मतलब मिक्स करने के बाद वो हीट एब्जॉर्ब करता है या रिलीज करता है, या फिर उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड हो जाता है, 10 प्लस 20 30 नहीं होता, 29.9 हो जाता है या 30.5 हो जाता है, तो ऐसे केस में जब आप उस सॉल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाओगे, वो ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा। इन द सेंस जो टोटल एक्सपेरिमेंटल प्रेशर आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। राउल्ट्स लॉ कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन नंबर 1 सॉल्यूशन इज आइडियल, नंबर 2 मिक्स करने के बाद हीट एब्जॉर्ब और रिलीज नहीं होनी चाहिए, मिक्स करने के बाद वॉल्यूम एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अबाउट राउल्ट्स लॉ। इस पूरे टॉपिक को आप समझ लीजिए, ये नोट्स कॉपी कर लीजिए। उसके बाद वन मोर टाइम आई विल डिस्कस दिस ग्राफ। ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के जो दो टॉपिक्स हैं, डिविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डिविएशन एंड नेगेटिव डिविएशन, वो सब कुछ ग्राफ के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आप इस वीडियो का लास्ट का पार्ट 3 बार देखना, बार बार इस ग्राफ को मैंने कैसे ड्रॉ किया ये समझने का ट्राई करना। इस पूरे वीडियो को कम से कम 2 बार देखो और समझो राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ
वीडियो के बाद 2 इमेजेस में ये बोर्ड वर्क दिया हुआ है, ठीक है। तो उस बोर्ड वर्क को आप वहां से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के जस्ट बाद में 2 इमेजेस दी हुई हैं, दोनों इमेजेस में ये बोर्ड वर्क है, उसको आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है। पूरे वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है और ये ग्राफ वाले पार्ट को कम से कम 3 बार देखना है। होप थिंग्स आर क्लियर नाउ।